प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के वीडियोस। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। चैनल का उद्देश्य विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के प्रसार और प्रचार को लोगों के साथ साझा करना है। इस वर्ष 15 अगस्त न केवल हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा, बल्कि उस महान विभूति की 150वीं जयंती भी होगी जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेताओं को प्रेरित किया और जिन्हें भारत से बाहर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मास्टरमाइंड कहा गया। किसी ने सत्य ही कहा है कि सच्ची शिक्षा का पहला सिद्धांत यही है कि सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मन जब स्थिर होता है, विचार मुक्त, शांति में होता है, गतिहीन होता है, तब सत्य को शांति की पवित्रता में आसानी से सुना जा सकता है, सब कुछ सीखा जा सकता है। भारत की आजादी के ठीक 75 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका आध्यात्मिक और दार्शनिक दिव्य जीवन मानवता के लिए एक वरदान था। कालांतर में उनके इस योगदान के लिए उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता, ईश्वर, जीवन, प्रेम और बहुत कुछ पर अपने विचार साझा किए। उनके विचार अक्सर उद्धृत किए जाते हैं। कौन था ये महामानव? क्या था इनका अध्यात्म? क्या था इनका फलसफा? आइए सुनते हैं इस महापुरुष की कहानी। जानना चाहेंगे इस महापुरुष का नाम, इस दार्शनिक का नाम? श्री औरोबिंदो घोष। जी हाँ, उनके पिता कृष्ण धनु घोष बंगाल में रंगपुर के सहायक सर्जन और बाद में खुलना के सिविल सर्जन थे। उनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था। औरोबिंदो के 2 बड़े भाई थे, विनय भूषण और मनमोहन, और एक छोटी बहन सरोजनी और एक छोटा भाई बरिंद्र कुमार, जिसे प्यार से लोग बारिन भी कहते थे। हालांकि उनका परिवार बंगाली था, लेकिन उनके पिता ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें और उनके 2 बड़े भाई बहनों को दार्जिलिंग में आयरिश ननों के लोरेटो हाउस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, ताकि उनका अंग्रेजी भाषा में और उसकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। औरोबिंदो के पिता चाहते थे कि उनके बेटे भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में प्रवेश करें, और इसमें सेलेक्ट होने के लिए ये आवश्यक था कि वे इंग्लैंड में जाकर अध्ययन करें। 1879 में उनका पूरा परिवार इंग्लैंड चले गया। औरोबिंदो और उनके दोनों भाइयों को मैनचेस्टर में कांग्रेशनल चर्च के मंत्री रेवरेंड WH डेविड की देखभाल में रखा गया। 2 साल बाद 1881 में बड़े 2 भाई बहनों को मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया था, लेकिन उम्र कम होने के कारण औरोबिंदो को ग्रामर स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया। उन्होंने रेवरेंड डेविड्स के साथ इतिहास, लैटिन, फ्रेंच, भूगोल और अंक गणित की पढ़ाई जारी रखी। यद्यपि डेविड्स को उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा न देने के लिए कहा गया था, फिर भी श्री औरोबिंदो को अनिवार्य रूप से ईसाई धर्म की शिक्षाओं और घटनाओं से अवगत कराया जाता रहा, जिससे कहीं न कहीं वे ऊब चुके थे। 1884 में रेवरेंड ऑस्ट्रेलिया चले गए और उसी वर्ष सितंबर में औरोबिंदो वहां से सेंट पॉल स्कूल में शामिल हो गए। उन्होंने ग्रीक भाषा को सीखा और 3 साल साहित्य और अंग्रेजी कविताएं पढ़ने में बिताए तथा जर्मन और इटालियन भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। 1887 के दौरान जब उनके पिता के पास पैसों की कमी हुई, तो श्री औरोबिंदो इंग्लैंड में दक्षिण कैसिंगटन के लिबरल क्लब में रहने लगे और उन्हें छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कुछ महीनों के बाद श्री औरोबिंदो ने लिखित ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। 250 प्रतियोगियों में से वे 11वें स्थान पर रहे। औरोबिंदो की ICS में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे घुड़सवारी की परीक्षा में देर से आए, जानबूझकर, ताकि खुद को ICS की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके, उसमें वो फेल हो जाएं। इस दौरान उनकी भेंट बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय से हुई, जो इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे उस दौर में। उन्होंने श्री औरोबिंदो को बड़ौदा राज्य सेवा में काम करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे श्री औरोबिंदो ने स्वीकार लिया और फिर औरोबिंदो फरवरी 1893 में इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हुए। भारत में उनके पिता कृष्ण धनु घोष अपने बेटे के आने की राह देख रहे थे और फिर एक हादसा हुआ। कृष्ण धनु घोष के ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें एक गलत सूचना दी कि जिस जहाज से औरोबिंदो यात्रा कर रहे थे वो पुर्तगाल के तट पर डूब गया था। ये खबर सुनते ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1893 में भारत आने पर औरोबिंदो बड़ौदा राज्य की सेवा में शामिल हुए। शुरू में सर्वेक्षण और निपटान विभाग में उन्होंने काम किया और फिर बाद में राजस्व विभाग और फिर सचिवालय में चले गए। साथ ही साथ गायकवाड़ के महाराजा को व्याकरण पढ़ाने और भाषण लिखने में वे सहायता भी करने लगे। बड़ौदा में औरोबिंदो ने संस्कृत और बंगाली का स्वयं अध्ययन किया।
बड़ौदा राज्य प्रशासन ने उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति में सक्रिय रुचि लेना भी उन्होंने शुरू किया, मगर वे खुलकर राजनीति में सामने नहीं आए, उन गतिविधियों में पीछे ही रहे वो। फिर भी बंगाल और मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान वो स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों से जुड़े। औरबिंदो ने लोकमान्य तिलक और सिस्टर निवेदिता से भी संपर्क स्थापित किया। औरबिंदो अक्सर बड़ौदा और बंगाल के बीच यात्रा करते थे। 1901 में कलकत्ता की यात्रा पर उन्होंने सरकारी सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी भोपाल चंद्र बोस की बेटी 14 वर्षीय मृणालिनी से शादी की। उस समय औरबिंदो 28 साल के थे। मृणालिनी की 17 साल बाद दिसंबर 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान मृत्यु हो गई। 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद वे कलकत्ता चले गए। औरबिंदो को कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का पहला प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिसने भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा देना शुरू किया। अपनी बढ़ती राजनीतिक गतिविधि के कारण उन्होंने अगस्त 1907 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। औरबिंदो मध्ययुगीन फ्रांस में इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह तथा क्रांतिकारियों और अमेरिका और इटली में विद्रोह के अध्ययन से प्रभावित थे। अपने सार्वजनिक गतिविधियों में उन्होंने असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। जब निष्क्रिय विरोध विफल रहा तो खुले विद्रोह की तैयारी के रूप में उन्होंने निजी तौर पर गुप्त क्रांतिकारी गतिविधि को अपनाया। बंगाल में अपने भाई बारिन की मदद से उन्होंने जतिन मुखर्जी और सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। औरबिंदो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए 1906 की कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए और स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के चौमुखी उद्देश्यों को बनाने में भाग लिया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच यानी गर्मपंथियों के बीच एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ चरमपंथियों का नेतृत्व किया। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। जुलाई 1905 में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ जनता के गुस्से को भड़का दिया, जिससे नागरिक अशांति और क्रांतिकारियों के समूह द्वारा एक राष्ट्रवादी अभियान चलाया गया, जिसमें औरबिंदो शामिल थे। और फिर 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, जो एक न्यायाधीश थे और जिन्हें राष्ट्रवादियों के खिलाफ विशेष रूप से गंभीर सजा देने के लिए जाना जाता था। हालांकि उनके घोड़े की गाड़ी पर फेंका गया बम अपने लक्ष्य को चूक गया और इसके बजाय दूसरी गाड़ी में जा गिरा। फलस्वरूप 2 ब्रिटिश महिलाओं, बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। औरबिंदो को भी हमले की योजना बनाने और उसकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद किया गया। जेल में इस अवधि के दौरान आध्यात्मिक अनुभवों और प्राप्तियों के कारण जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल गया था। नतीजतन उनका उद्देश्य देश की सेवा और मुक्ति से बहुत आगे निकल गया था। औरबिंदो ने कहा कि विवेकानंद ने अलीपुर जेल में उनसे मुलाकात की थी। यह एक तथ्य है कि मैं जेल में एक पखवाड़े तक लगातार विवेकानंद जी की आवाज़ सुन रहा था और उनकी उपस्थिति महसूस कर रहा था। अपने आत्मकथा नोट्स में औरबिंदो ने कहा है कि जब वे पहली बार भारत वापस आए तो उन्हें एक विशाल शांति का अनुभव हुआ। वे इसे समझ नहीं सके और समय समय पर उन्हें इस तरह के विभिन्न अनुभव प्राप्त होते रहे। वे उस समय योग के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्होंने बिना शिक्षक के योग अभ्यास शुरू किया, सिवाय कुछ नियमों के जो उन्होंने अपने मित्र श्री देवधर से सीखे थे। अलीपुर बम मामले की सुनवाई 1 साल तक चली, लेकिन आखिरकार उन्हें 6 मई 1909 को बरी कर दिया गया। उनके बचाव पक्ष के वकील थे देशबंधु चितरंजन दास। 1909 में अलीपुर बम मामले में बरी होने के बाद औरबिंदो ने 2 नए प्रकाशन शुरू किए, अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। इसी दौरान औरबिंदो ने अपना प्रसिद्ध उत्तर पारा भाषण दिया, जो उनके राजनीतिक से आध्यात्मिक यात्रा के बदलाव का प्रतीक माना जाता है। उनका यह भाषण अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने पूरी मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन की आने वाली चुनौतियां, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक अन्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों के सामने रखा। 1910 में श्री औरबिंदो पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने खुद को अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। 1914 में 4 साल के एकांत योग के बाद उन्होंने आर्य नामक एक मासिक दार्शनिक पत्रिका शुरू की। 1921 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस प्रकाशन से निकाली गई कुछ पुस्तक जैसे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता, द सीक्रेट ऑफ वेदा
hymns to the mystic fire, the Upanishads, the Renaissance in India, war and self-determination, the human cycle, the idol of human unity and the future poetry, ये सब इस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। पौंडीचेरी में उनके प्रवास की शुरुआत शुरू में कुछ ही अनुयायी थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1926 में श्री औरोबिंदो आश्रम का निर्माण हुआ। 1926 से उन्होंने खुद को श्री औरोबिंदो के रूप में हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया। औरो विश्वविद्यालय का श्रेय हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री HP रामा सर की संकल्पना और निष्ठा को दर्शाता है, जिनको सदैव प्रेरित किया है श्री औरोबिंदो और मदर के आशीर्वाद ने। श्री औरोबिंदो के आश्रम में उनकी करीबी आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फाजा को द मदर के नाम से जाना जाने लगा। वो एक फ्रांसीसी नागरिक थी जिनका जन्म 21 फरवरी 1878 को पेरिस में हुआ था। अपने पति पॉल रिचर्ड के साथ वो 29 मार्च 1914 को पौंडीचेरी गईं और अंत में 1920 में वहीं बस गईं। 1930 के दशक के अंत में औरोबिंदो ने सावित्री नामक कविता को फिर से लिखना शुरू किया और अपने पूरे जीवन में इस कविता का विस्तार और संशोधन करना जारी रखा। 24,000 पंक्तियों को सिर्फ छंद में लिखकर महाकाव्य आध्यात्मिक सावित्री उनके सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि बन गई। 15 अगस्त 1947 को श्री औरोबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए कहा, एंड आई कोट हिम, द नेशन विल नॉट एक्सेप्ट द सेटल्ड फैक्ट एज फॉर एवर सेटल्ड और एज एनीथिंग मोर देन अ टेम्पररी एक्सपीडियंट। 1943 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए और 1950 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए श्री औरोबिंदो को 2 बार नामांकित किया गया था। 5 दिसंबर 1950 को श्री औरोबिंदो की मृत्यु हो गई। उनके शरीर को शांति से आराम करते देखने के लिए लगभग 60,000 लोग शामिल हुए थे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने योग दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की। अमेरिकी दार्शनिक केन बिल्बर ने श्री औरोबिंदो को भारत का सबसे महान आधुनिक दार्शनिक ऋषि कहा है और अपने कुछ विचारों को अपनी दार्शनिक दृष्टि में एकत्रित किया है। नए युग के लेखक एंड्रयू हार्वे भी औरोबिंदो को एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में देखते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है श्री औरोबिंदो की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।